बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। अफगानिस्तान से अच्छी खबरों के साथ साथ खदशात में भी इजाफा हो रहा है। कल G7 के इजलास में अमरीकी सदर ने इंकशाफ किया। अमरीकी सदर की तरफ से दाइश के खदशे का इजहार एक नई सूरत हाल है और इस सूरत हाल ने पूरी दुनिया में तशवीश की लहर दौड़ा दी है। G7 ने कल फैसला किया। इस फैसले के साथ ही वर्ल्ड बैंक ने अफगानिस्तान की इमदाद बंद कर दी, जिसके बाद तालिबान के लिए माशी मसाइल में इजाफा हो जाएगा। दूसरी तरफ आज तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने गैर मुल्की सहाफियों से मुलाकात की और कहा अफगानिस्तान की सूरत हाल क्लियर नहीं, सहाफी एहतियात करें। कल तर्जुमान ने अफगान बाशिंदों के इनखला के बारे में भी अपनी पॉलिसी का ऐलान किया था। दूसरी तरफ पाकिस्तान आज तक तालिबान से मुतमईन नजर आता है। खुदा का शुक्र है कि अफगानिस्तान में कोई कत्लो गारत नहीं हुई, कोई खून रेजी नहीं हुई और सारा काम वहाँ पे अफगानिस्तान का मसला अफगानियों का मसला है। बामी अफाम और ताफीम से अपने मामलात हल कर रहे हैं और जो दुनिया का उनसे मुतालबा था उन्होंने आम माफ़ी दी है। जो दुनिया का उनसे मुतालबा था कि स्कूल और कॉलेज खुले रहें, वो स्कूल और कॉलेज खुले हैं। और जो दुनिया का उनसे मुतालबा था कि उनकी सरजमीन, और ये हमारे साथ भी उनका मामला तय है कि ना उनकी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए कहीं इस्तेमाल होगी। सवाल यह है, क्या वाकई दाइश अफगानिस्तान में मौजूद है? अफगानिस्तान में जरूरियात जिंदगी की सूरत हाल क्या है? क्या खवातीन मुतमईन है या ये भी खदशात के शिकार हैं? हालात कब नॉर्मल होंगे और अफगानिस्तान पाकिस्तान के ऊपर कितना असरअंदाज हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर डॉलर 168 रुपए पर पहुंच चुका है और अगर यह सूरत हाल इसी तरह जारी रही तो पाकिस्तानी रुपया मजीद दबाव में आएगा। हम अफगानिस्तान के इशूज से, अफगानिस्तान की सूरत हाल से कैसे महफूज रह सकते हैं, हम आज के शो में इन तमाम सवालों को डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सैयद अबरार हुसैन साहब। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के साबिक सफीर हैं और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर इनकी बड़ी गहरी नजर है। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के रुकन भी हैं। आयशा तंजीम साहब हमारे साथ तशरीफ रखती हैं, सहाफ़ी हैं, अभी अभी काबुल से वापस आई और काबुल में जो तब्दीली आई इन्होंने खुद उसका मुशाहिदा किया अपनी आंखों से। और हमारी चौथी गेस्ट हैं सुमेरा खान साहबा, ये सहाफ़ी हैं, काबुल में इस वक्त हैं। तो दो खवातीन सहाफ़ी इस वक्त हमारे साथ हैं जो काबुल की सूरत हाल को बहुत अच्छी तरह समझती हैं। सुमेरा साहबा आपकी तरफ आऊंगे, ये फरमाइए इस वक्त कोई पैनिक कम हुआ है काबुल के अंदर या बढ़ रहा है और खवातीन आपको सड़कों पर नजर आ रही? थैंक यू सो मच जावेद साहब प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। बिल्कुल काबुल की सड़कों पर खवातीन मौजूद हैं और हमने आज भी देखा जाकर शॉपिंग सेंटर्स में, रेस्टोरेंट्स में, जहां जहां मतलब एक नॉर्मल जिंदगी का गुमान हो सकता है, काबुल में नॉर्मल सी वापस लौट रही है। आज बैंक्स खुल चुके थे। आज मैंने खवातीन को बैंक से अपने अकाउंट से पैसे भी निकलवाते देखा, कतारें लगी हुई थी। हाँ, थोड़ा सा कोविड के SOPs को फॉलो करने में मसला जरूर है सबका, लेकिन मर्द और खवातीन की तादाद में मुझे कोई इम्तियाज नजर नहीं आया। दे आर रियली विद ऑल द नॉर्मलसी, दे आर बैक ऑन स्ट्रीट्स। और शॉपिंग सेंटर्स पे मुझे एज एक्सपेक्टेड ज्यादा नजर आई हैं। दूसरा, जो छोटे बिजनेसेस की हामिल खवातीन थी जिनकी शॉप्स थी, खासकर कूचा गुलफरोशी में, शहर नौ में बहुत खूबसूरत उन खवातीन की शॉप्स हैं, गिफ्ट शॉप्स हैं, तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता खुल रही हैं। लेकिन अगर परसेंटेज या इफ यू टॉक अबाउट रेशो, तो आई थिंक के 70 to 80% काबुल जो है वो अपनी नॉर्मल रूटीन की तरफ वापस आ चुका है। अच्छा, पैनिक है या पैनिक अब कम हो रहा है? पैनिक बहुत हद तक कम हो चुका है। देखिए, एक फियर फैक्टर तो जावेद साहब आप भी जानते हैं कि अफगानिस्तान में पिछले 70 साल से ये पेचीदगियां रही हैं। ये कोई पहली मर्तबा नहीं है कि अफगानिस्तान किसी ट्रांजिशन से गुजर रहा हो। हमारे और आपके जैसे जो इस्टेब्लिश्ड मुल्क हैं, और खुशकिस्मती से हम एक इस्टेब्लिश्ड मुल्क में रहते हैं, तो वहां भी जब इलेक्शंस होते हैं तो कुछ वक्त हुकूमत साजी में लगता है, कुछ गठजोड़ में लगता है, बड़े बड़े गठजोड़ होते हैं, तो वक्त लगता है जब तक के सदर या वजीर आजम जो है वो अपनी अपनी मसनदों पर नहीं बैठ जाते। यहाँ भी वही सूरत हाल है। एक और बड़ी ट्रांजिशन थी निजाम की। एक निजाम लपेटा गया, दूसरा निजाम आया। जाहिर है लोग इंतजार करते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी वही सियासी और निजामी गठजोड़ चल रहा है। आज भी हमारी मुलाकात हुई ज़बीउल्लाह से। और अच्छा, आपको तालिबान मार्च करते हुए नजर आते हैं काबुल शहर के अंदर, गलियों में, सड़कों पे, बाजारों में और शॉपिंग सेंटर्स में?
क्या नजर आते हैं मुझे? तालिबान की अपनी फोर्स। जाहिर है जावेद साहब, उनका अपना अब तो मुल्क जो टेक ओवर है उन्हीं ने किया है, और उनके लोग नजर नहीं आएंगे तो हमें एनडीएस के लोग तो नजर नहीं आएंगे सड़कों पर। वो बिल्कुल सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स, अलबत्ता एक खुशगवार तब्दीली काबुल में जरूर है कि जब मैं पहले आती जाती रही थी तो सिक्योरिटी फोर्सेस की 4-4 चेक पोस्ट हुआ करती थी। लाइक अगर मुझे अर्क पैलेस जाना है तो मुझे बारहा सिक्योरिटी की मराहल से गुजरना पड़ता था। अब 4 की जगह, वंस अगेन अकॉर्डिंग टू द रेशो, 4 की जगह एक चेक पोस्ट है। दूसरा, पहले इजाजत नहीं होती थी, खासकर अगर आप पाकिस्तानी है तो आपको तो बिल्कुल ही इजाजत नहीं होती थी कि आप किसी सिक्योरिटी फोर्स की गाड़ी के साथ अटैच होकर जा सकें या उसके पीछे कम से कम 30-40 मीटर का फासले के बगैर जा सकें। नाउ इट्स ऑल ओपन। उनका फुट सोल्जर बहुत ज्यादा है, उनकी पेट्रोलिंग बहुत ज्यादा है, जस्ट टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ अनटूवर्ड सीन। और खासकर काबुल एयरपोर्ट पे इस वक्त जो सूरत हाल है वो बहुत एक टर्मोइल की है, जो कि मेरे हिसाब से शायद वो अब ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 31 अगस्त को अमेरिका ने जाना है। और आज हमें जो खबरें मिली हैं तालिबान सोर्सेज से भी, फिर कुछ फॉरेन फोर्सेज के सोर्सेज से मेरी बात हुई, क्योंकि परसों रात मैं अंदर मिलिट्री एयरबेस पर ही थी, सारी रात मैंने वहीं गुजारी है जो इवैक्यूएशन प्रोसेस था उसको कवर करते हुए। तो उनका भी ये कहना है कि अब हमने तालिबान की जो सिक्योरिटी फोर्स तैनात है, अल फतेह और अल बदरी 313 यूनिट, अब हमने उनको मैसेज पास ऑन कर दिया है कि हमें अपना जो फैलावा है एयरबेस का वो समेटना है 31 अगस्त तक। तो अब अफगान जो है जिनके पास वीजा और पासपोर्ट नहीं है उनको कत्तन अंदर आने ना दिया जाए। तो आई थिंक सिचुएशन इज गोइंग टू बी मोर हॉस्टाइल इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ओके, बहुत अच्छा। आयशा साहब ये फरमाइएगा, आपने क्योंकि ज़ाहिर ताज़ा वहाँ से वापस आई, 31 के बाद काबुल को कैसा देखती है, और ये जो तालिबान की तरफ पाबंदी लग रही है कि जो लोकल है वो बाहर नहीं जा सकता और पहले स्टेबल होंगे और उसके बाद फिर हम ये फैसला करेंगे कि लोकल्स को बाहर जाने की इजाज़त देनी है या नहीं देनी, तो ये चीज़ें जो है इनको जहन में रख के आप फरमाइएगा कि क्या होगा 31 के बाद। देखिए, जो मेरी जिन लोगों से बात हुई है उनका ये जो तालिबान का ऐलान था कि अब अफगानों को हम नहीं जाने देंगे, इससे वो अफगान जो जाना चाह रहे थे उनमें ज्यादा पैनिक फैल गया है, क्योंकि अभी तक तो उनका ख्याल था कि थोड़ा सा स्टेबल होगा, फ्लाइटें खुलेंगी तो हम चले जाएंगे। अब उनमें पैनिक, और मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को भी जानती हूं कि वो ये कहते थे कि मैं उनसे जब पूछती भी थी कि तालिबान ने आम माफी दे दी, आप क्यों चाहते हैं, तो वो ये कहते थे कि 40 साल का ट्रस्ट डेफिसिट है, अदम एतमाद है, 90 की दिहाई की यादें हैं, और फिर तालिबान जिन हिस्सों पर मुल्क के काबिज थे वहां की खबरें हैं। तो अभी हम मुल्क से निकलना चाहते हैं, फिर हम बिहेवियर देखेंगे तालिबान का अगले 2-4-6 महीने में। अगर हमें लगा कि जो वादे इन्होंने किए हैं उस पर अमल हो रहा है तो हम वापस आ जाएंगे, लेकिन हम इतना एतबार अभी नहीं करते कि हम मुल्क में रहें। तो मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ, कुछ एक्टिविस्ट, कुछ जर्नलिस्ट, कुछ आम पढ़े लिखे एंटरप्रेन्योर्स, जिनका ये कहना था कि उनके ख्याल में अभी जो तालिबान कर रहे हैं वो अभी नया टेक ओवर है, अभी उन्होंने सोलिडिफाई नहीं किया। तो मेरा ये ख्याल है कि 31 के बाद क्या होगा इसका बहुत दारो मदार तालिबान के बिहेवियर। अब ये हुआ कि तालिबान आए हैं, लेकिन तालिबान को जो अफगान है वो खुद भी एक तशवीश की नजर से देख रहे हैं और दुनिया भी तशवीश की नजर से देख रही है। तो जैसे कि जो बाइडन ने कहा कि हम देखेंगे, इनको वॉच करेंगे कि इनका बिहेवियर क्या है, फिर ये फैसले करेंगे, तो मेरा ख्याल है दुनिया भी देख रही है, पाकिस्तान भी देख रहा है और वहां लोकल भी देख रहे हैं, तो तालिबान इन एक्सपेक्टेशन पे पूरी उतर सकेंगे। देखिए, अफगानों की अपनी यादें हैं। मैंने सड़कों पे बहुत सारे लोगों से बात की जो कहते हैं कि जी हमारी माँ ने हमें ये कहानी बताई थी कि उन्हें सड़क पे किस तरह मार पड़ी 90 की दहाई में। तो वो यादें, और फिर ये बच्चे बच्चियां जो अब 20, 25, 26 साल के हैं, जिन्होंने कभी तालिबान को आमने सामने नहीं देखा, और वैसे भी आप देखें एक शख्स आपसे बहुत तमीज से, और ये बात है कि उन्होंने सड़कों पे आमतौर पर बदतमीजी नहीं की, लेकिन जब एक शख्स के हाथ में AK-47 होते हैं तो उसे इंटिमिडेशन के लिए आवाज ऊंची करने या बदतमीजी करने की जरूरत नहीं होती। द फैक्ट कि उनमें से हर शख्स के हाथ में बंदूक है, ये इन इटसेल्फ एक इंटिमिडेटिंग फैक्टर है कि जी उनमें से वो तो पहले भी थे। हाँ। जाहिर है पहले पुलिस थी और फौज थी उसकी, वो भी इसी तरह वेपन्स लेके नहीं, लेकिन पुलिस और फौज का वो इंटिमिडेटिंग, मैं अगर उसको पाकिस्तान से कंपेयर करूं तो देखें, जब आपकी पुलिस फोर्स आपको सड़कों पे नजर आती है वेपन्स के साथ तो लोग इंटिमिडेट नहीं होते। वही अगर कोई जिस तरह TLP के वो हुए जुलूस वायलेंट हो गए या कुछ और, जब वो होता है तो शहरियों में खौफ और हरास फैलता है। तो लॉ एंड ऑर्डर जब तक स्टेट के हाथ में
हो, शहरी वो बंदूक स्टेट के हाथ में होगी तो लोग परेशान नहीं होंगे, आम आदमी के हाथ में होगी तो परेशान होंगे। तालिबान को भी लोग आम आदमी समझ रहे हैं मेरे ख्याल में। बिल्कुल। काकड़ साहब जी, अच्छा काकड़ साहब ये फरमाइएगा सर, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अभी तक कोई पॉलिसी बनाई है या नहीं? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, या तो फिर आप भी यूरोप की तरह या अमरीका की तरफ सिर्फ वेट एंड सी है, या फिर हम कोई पॉलिसी हम बना के बैठे हुए हैं, क्योंकि उसकी वजह ही अफगानिस्तान हम पे रोज अफेक्ट कर रहा है। जय साहब देखें, पाकिस्तान भी कोई जंप इन नहीं करेगा किसी कंक्लूजन में, और ना करना चाहिए। एवरीवन इज़ कॉशियस, एवरीवन इज़ वेरी, सो इज़ पाकिस्तान। पाकिस्तान लग ये रहा है कि इस दफ़ा कोई आइसोलेशन में डिसीजन मेकिंग में नहीं जा रहा, बल्कि रीजन में एक कंसेंसस डेवलप करने के अटेम्प्ट हो रहे हैं। फॉरेन मिनिस्टर साहब कोई, लेकिन हमें बुला नहीं रहा कोई, ना अमेरिकन एंगेज कर रहे हैं ना यूरोप एंगेज कर रहा है। अब हम कुछ शायद ये सेंट्रल एशिया के मुल्क है उनसे खुद रब्ता कर रहे हैं। मैं आपको अर्ज करूं, यूरोप, यूके, यूएस खुद कंफ्यूज है कि किसको एंगेज करना है। इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स या यूनाइटेड किंगडम G7 की जो मीटिंग कल हुई है वो अटर कंफ्यूजन और अटर डिसअपॉइंटमेंट में रिजल्ट हुई है। इसमें हमें अगर डिस्पैरेज करके देखा जाए, अकीर अंदाज में देखा जाए कि जी हमें तो कोई इंगेज ही नहीं करे, मुनासिब शायद इतना ना हो, क्योंकि इतना बड़ा डिबाकल है, इतना बड़ा क्राइसिस है, शायद पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ा क्राइसिस। बिल्कुल सही। वियतनाम से बड़ा क्राइसिस उसको लोग रिलेट कर रहे हैं। अब ऐसी सिचुएशन में जो रिस्पॉन्सेज हैं वो भी कहीं पर नीजर्क हैं और कहीं पे जो है वो प्रॉपर थॉट प्रोसेस से या थॉट थ्रू नहीं हुआ। लेकिन एक अच्छी खबर ये हुई कि चमन बॉर्डर जो ना आज ऑलमोस्ट खुल गया और पाकिस्तान से ट्रक धड़ाधड़ वहां पे जा रहे हैं। देखिए मैं एक पॉइंट पे थोड़ा सा जरूर बात करना चाहूंगा। जिस तरह हमारी ऑनरेबल कॉलीग दोनों जो फर्स्ट हैंड वहां पे उनका ऑब्जर्वेशन भी आए हैं। देखिए अफगान और अफगानिस्तान की तारीख में हमें सिर्फ 96 से 2001 की तारीख नहीं है, 2001 ऑनवर्ड जब तालिबान को फोर्सफुली मिलिट्रीली आउस्ट किया गया तो कलाए जंगी और यहाँ रात के इशू है, कुरुंदूज में सरेंडर किया, कुरुंदूज में सरेंडर किया और 2000 के करीब लोगों को टैंकर में मार दिया गया। यही दोस्तम और वॉरलॉर्ड्स वगैरह जो थे। अब वहां पे ये बिल्कुल ठीक है कि जो चेंज ऑफ पावर है वो यूजुअली वायलेंस के साथ रिलेटेड है। लेकिन आपको याद है कि उस वक्त तालिबान ने अपना दुश्मन नंबर 1 जनरल परवेज मुशर्रफ को डिक्लेयर किया था। देखिए आज भी शायद किसी ने उनसे बात की और उन्होंने बड़े वाइजली उसको रिस्पॉन्ड किया कि हमारे मुल्क का मसला नहीं है। तो अगर हम खुद ही जनरल मुशर्रफ को अफगानिस्तान के मसले से जोड़ना चाहते हैं, उस वक्त हमारा देखिएगा वो बड़ा खौफनाक वक्त था, नहीं कोई शक नहीं है। लेकिन आज वो अफगान ये समझते हैं कि उस वक्त पाकिस्तान को ये नहीं, आज का अफगान जो कि तालिब का रिप्रेजेंटेटिव है उससे किसी सहाफी ने पूछा है, उसने कहा ये मेरे मुल्क का मसला नहीं है। तो मेरे वो किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ रहा है, ना वो अमेरिका के बारे में जवाब दे रहे हैं, ना यूरोप के बारे में जवाब दे रहे हैं, ना चाइनीज और रशियन के बारे में बात कर रहे हैं। प्रूडेंट अप्रोच है। बिल्कुल ठीक। अच्छा हमें भी थोड़ा सा प्रूडेंस का मुजाहरा मेरे ख्याल में यहाँ पे ये करना जरूर चाहिए कि एक तो ऑब्जर्वेशन हमारी डीप होनी चाहिए, प्रूडेंट होनी चाहिए, केयरफुल होनी चाहिए और वेरिफिकेशन ऑफ देयर बिहेवियर, वो जो कुछ कह रहे हैं वैसे ही वो ट्रांसलेट होगा एक्शंस में। ये देखना इशू ये है कि हम पहले ये कहते थे जब भी पाकिस्तान के अंदर कुछ चाइनीज के ऊपर हमला होता था या वैसे कोई खुद कुछ हमला होता था या कोई गाड़ी खड़ी कर जाता था, हम ये कहते थे अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रहा है और एनडीएस इसके पीछे है। अब वहां पे एनडीएस भी नहीं है और अफगानिस्तान के अंदर भी सूरत चेंज होगी और तालिबान बार बार ये कह रहे हैं कि हमारा मुल्क किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन इसके बावजूद गवादर के अंदर जो चाइनीज के साथ जो वाकया हो गया वो आप देख लें, उसके अलावा हमारी सरहद के ऊपर जो वाकयात होते हैं और उसमें हमारे लोग शहीद हो रहे हैं, चाइनीज मरे हैं उसके अंदर, और चाइनीज एम्बेसडर का जो रिएक्शन था वो भी आपके सामने। तो अब हम किसके ऊपर इल्जाम लगाएंगे? देखिए एक तो 7 से 9 दिन हुए हैं अभी तक एनडीएस को मेल्ट हुए, उनके जो एसेट्स थे उनको मेल्ट हुए। जाहिर है उनके जो रेमिनेंट्स हैं या जो उन्होंने स्प्लिंटर ग्रुप्स भेजे हुए हैं, फाइनेंस किए हुए हैं, टारगेट्स दिए हुए हैं, वो पीछे सप्लाई बंद हो जाए ना काकड़ साहब, आगे कुछ नहीं कर सकते। 8 दिनों में चल साहब मेरे ख्याल में इट वुड बी टू मच टू एक्सपेक्ट। यस यही वाकयात अगर आने वाले 4 महीनों में 6 महीनों में तवातुर के साथ होते रहे तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के लिए, पाकिस्तान की रियासत के लिए, गवर्नेंस के स्ट्रक्चर के लिए बड़ा संजीदा सवाल होगा कि अब कैसे होगा, क्योंकि या तो फिर हमें बराह रास्त तालिबान के ऊपर इल्जाम लगाना पड़ेगा या फिर हमें अपनी जेब चेक करनी पड़ेगी। जाहिर है कुछ तो देखना पड़ेगा। शाह साहब ये फरमाइएगा, ये जो दाइश वाली बात उन्होंने की है जो बाइडन ने बड़ी हैरान को उन्होंने कहा जी दाइश अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है,
काबुल के अंदर वो एयरपोर्ट के ऊपर हमला करना चाहते हैं और हमारे फौजियों को मारना चाहते हैं, इसलिए 31 से पहले निकलना है। या तो फिर कोई ऐसा एग्रीमेंट हुआ होगा कि ना तालिबान उनको एक्टिव होने देंगे, ना दाइश के साथ कोई मामलात होंगे। 31 के बाद अगर फर्ज करें को होता है तो होता है। तो ये दाइश का एलिमेंट, ये अमेरिका की तरफ से कहना ये हैरान कुन नहीं? देखिए, जब दोहा मुआहिदा हुआ था तो उसमें ये तय हो गया था कि अमेरिकन और उनके एलाइज पे किसी भी हमले के लिए अफ़गान सरजमीन को इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। और उस वक्त जो उससे मुराद थी बुनियादी तौर पे अलकायदा और दाइश वगैरह। ये दाइश खुरासान है, ये भी जी बिल्कुल, जो अफगानिस्तान के अंदर है, जो अफगानिस्तान के अंदर है वो इसको दाइश खुरासान कहते हैं। और हालांकि जो कुछ आप कह रहे हैं इसके बरक्स इस खित्ते के ममालिक में अमूमी तौर पे ये इम्प्रेशन रहा है कि दाइश खुरासान को अफगानिस्तान में इम्प्लांट किया गया है और इसके पीछे अमेरिकन हाथ है। और इसका मकसद ये था कि जो इलाके के ममालिक हैं उनको एक दबाव में रखा जाए, चाइना को दबाव में रखा है और ताजिकिस्तान को, रशिया को दबाव में, सेंट्रल एशिया को दबाव में रखा जाए। तो अब इस स्टेज पे इस किस्म के बयान से या तो ये मुराद ली जा सकती है कि जो यूरोपियंस ये कह रहे हैं कि एक्सटेंशन कर लें और जो बाइडेन इस पे आमादा नहीं है, तो एक तरफ तो उनको समझाना मकसूद है कि जी 31 तक हम नहीं निकले तो दाइश हम पे हमलावर हो जाएगी, यानी उनको दबाव में लाना मकसूद जी। तो शायद ये हो सकता है। और दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि मुस्तकबिल के लिए कोई चीज़ें जहन में हैं कि वहाँ जो कुछ भी होना है उसके लिए दाइश को बाकायदा एक प्रोमिनेंट तंजीम के तौर पे पेश किया जाए। अच्छा शाह साहब, ये फरमाइए कि ये तालिबान के ऊपर ट्रस्ट क्यों नहीं किया जा रहा? ना अफगानिस्तान के अंदर को कर रहा है, ना पाकिस्तान कर रहा है, ना काज़किस्तान, ताजिकिस्तान और उसके बाद टर्की कर रहा है, और फिर उसके बाद तो ज़ाहिर G7 तो बिल्कुल नहीं कर रहा। तो ये ट्रस्ट डेफिसिट क्यों है? देखिए, इस वक्त तक तो जो सूरत हाल है वो ये है कि नई हुकूमत नहीं बनी। सब लोग इस इंतज़ार में हैं कि नई हुकूमत कैसी बनेगी, क्या वो इंक्लूसिव होगी, क्या उसमें बाकी स्टेक होल्डर शामिल होंगे। जब वो हुकूमत बन जाएगी तो ये अंदाज़ा होगा कि लोग उसको तस्लीम कर रहे हैं या नहीं, या उसे तस्लीम न करने का कोई जवाज़ है। तो जब तक वो नहीं बनती ये कहना बहुत मुश्किल है कि लोग ट्रस्ट कर रहे हैं या नहीं। डिले क्यों कर रहे हैं वैसे तालिबान? गवर्नमेंट बनाया आपने? तालिबान का खुद ये कहना है कि ये सब कुछ हमारी तवक्को से पहले हो गया, हम इसे सितंबर में हमारे लिए मुतवक्की था, लेकिन चूंकि अशरफ गनी फरार हो गए और अफगान अफवाज ने चौकियां छोड़नी शुरू कर दी और बकौल उनके हमें इस वजह से काबुल में जल्दी आना पड़ा, वरना हमारा ख्याल ये था कि सब कुछ सितंबर में होगा, हमारे बड़े आ जाएंगे, हुकूमत साजी का अमल शुरू हो जाएगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे। मेरा ख्याल है अब तालिबान भी हमारी हुकूमत की तरह लोग तलाश कर रहे हैं अब, जो जिनको वजारतें दी जा सके या तजर्बा किया जा सके। मैंने ब्रेक लेनी है, सो मेरा आपके पास एक सवाल छोड़ कर जा रहा हूं कि वहां पे जो मखलूत हुकूमत बनानी है तालिबान, अब तक क्यों नहीं बन रही और उसके लिए क्या कोई तश्कील साजी या तश्कील हो रही है? एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। सुमेरा साहब, ये फरमाइएगा कि पूरी दुनिया देख रही है कि तालिबान को हुकूमत बना रहे हैं और मखलूत हुकूमत बना रहे हैं और दूसरे ग्रुप्स को भी मौका देंगे, तो अभी तक ये हुकूमत बन क्यों नहीं रही? और क्या वाकई मखलूत हुकूमत बन जाएगी या फिर 31 के बाद सिर्फ तालिबान की हुकूमत होगी वहां पे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि पूरा अफगानिस्तान तालिबान के पास रहना चाहता है या रहेगा, क्योंकि अभी बहुत मिक्स्ड फीलिंग्स हैं। अब 20 साल में अफगानिस्तान बहुत बदल चुका है। जैसे आयशा ने कहा कि एक तस्वीर बनी हुई है। अब अगर वो जिस तरीके से इसको अभी तक जिस तरीके से उन्होंने अपनी इमेज बिल्डिंग की है पिछले 10 दिन में, उसमें जितनी भी मेरी अभी एक स्ट्रीट एलिमेंट है, स्ट्रीट पॉइंट ऑफ व्यू है मेरे पास ऑन रिकॉर्ड, उसके हिसाब से अगर मैं थोड़ा सा इसको रैप अप करूं आपके सामने एक शॉर्टली और क्विकली, तो उन्होंने इन 10 दिनों में सबसे बड़ा उनको एक जो एक ग्रैटिट्यूड कह लें या एक उन्होंने उसको खिराज तहसीन पेश किया, वो ये कि पिछले 10 दिन में काबुल में चोरी, डाके, राहजनी, भत्ताखोरी और इस किस्म की वारदातों में बहुत कमी आई है। और ज्यादातर कंप्लेंट ये उन लोगों से वो करते थे कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग थे। अब मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है, लेकिन ये कोई एलिमेंट, कोई बुरी बात या कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान में भी ऐसा होता है, पुलिस से सबको कंप्लेंट्स होती हैं, रिश्वतखोरी की होती है, इस तरह की होती है। लेकिन 10 दिन के अंदर मुझे मैंने कंपेयर किया, मैंने लोगों से भी पूछा और मैंने ज़बीउल्लाह मुजाहिद का स्टेटमेंट जो है वो लोगों के सामने भी रखा, और उन्होंने यही कहा कि हाँ, बच्चे हमारे स्कूल जाना शुरू हो गए हैं, उनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें गली और सड़कों में किसी किस्म का अभी खौफ नहीं है, बट वी होप कि ये सस्टेन रहे और हमेशा के लिए रहे। जहां तक हुकूमत की तश्कील की बात है जावेद साहब, मैंने
सबसे पहली कोशिश की कि डॉक्टर अब्दुल्ला और हामिद करजई साहब से मुलाकात हो सके, वो मेरी मुलाकात हुई है और एक उम्मीद उन्होंने जाहिर की है। अभी गालिबन परसों उनसे दोबारा एक इंटरव्यू के सिलसिले में मुलाकात होगी और उम्मीद उनकी ये थी कि एक एथनिसिटी के हवाले से हमें तालिबान का जो एक रवैया है उसमें लचक नजर आती है। ताजिक्स, उज़्बेक्स, हज़ाराज, शिया हो, सुन्नी हो, जिस किस्म का भी हो, अभी लोया जिरगा में भी आपने रिप्रेजेंटेशन देखी कि पहले पश्तो जबान पर इसरार होता था माजरत ख्वाह, अब उसके अंदर फारसी भी थी, पश्तो भी थी, उसमें दरी भी थी, उसमें सारी एथनिसिटीज की रिप्रेजेंटेशन भी थी और सिर्फ उलमाए दीन तक महदूद नहीं था। तो ये कुलिया लेकर मेरा ख्याल है वो चलना चाहते हैं, लेकिन अभी कल जब मैं होटल की बहुत लॉबी में अच्छी थी बात है, अगर ऐसा तो हो गया अचानक तो से फिर तो सामने- बहुत ही अच्छा होगा। अच्छा ये फरमाइएगा, जब पहले दिन जब आपने देखा तो क्या सूरत हाल थी? खवातीन घरों में बैठ गई, बाहर थी, अंदर थी, लोगों के क्या तासुरात थे और लोग अब उम्मीद से हैं या नहीं? देखिए, पहले दिन तो जब खबर आई कि तालिबान जो है काबुल के दरवाजे पे पहुंच गए हैं तो एक पैनिक मच गया और एक इंस्टेंटली पूरे शहर में तमाम लोग, तमाम दफातर, दुकानें, मॉल सब बंद करके सड़कों पे ट्रैफिक जैम हो गया, क्योंकि हर एक घर पहुंचना चाह रहा था अपने बच्चों और अपने प्यारों के पास। ठीक है। उसके बाद जो अगले दिन, लेकिन उस वक्त तक तालिबान अभी शहर में दाखिल नहीं हुए थे, वो आउटस्कर्ट्स पे थे और ये इतला थी कि वो फिर उस रात वो शहर में दाखिल हो गए। अगला दिन जब वो पहले दिन शहर में थे तो पहले दिन सड़कें बिल्कुल खाली थी, तमाम बाजार बंद थे, इवन क्लिनिक्स भी बंद थे, सब कुछ बंद था और आपको थोड़ी बहुत गाड़ियां सड़कों पे नजर आ रही थी, शायद जो किसी बहुत जरूरी काम से कोई निकला हो। और इंस्टेंटली काबुल की शक्ल पहले दिन कम अज कम बदल गई थी। तो उससे एक हफ्ते के पहले का काबुल ये होता था कि आप बाहर निकलते थे तो खवातीन और मर्दों का एक मिक्स होता था और उसमें खवातीन जो है वो एक कुछ बुर्के में होती थी, कुछ खाली हिजाब में होती थी, कुछ थोड़े मॉडर्न लिबास, जीन्स और लंबी शर्ट में सर पे दुपट्टा डाले होती थी या स्कार्फ डाले। तो वो एक गुड मिक्स आपको नजर आता था। उसमें शॉपिंग करती लड़कियां कैफेज पे बैठी और मर्दों में भी आपको जीन्स, टी शर्ट, वेस्टर्न ड्रेसेस। पहले जो 2 दिन मैं शहर में निकली, 2-3 दिन, तो वहां मैंने देखा कि खवातीन के अलावा मर्दों का भी लिबास बदल गया था। वो सारे जो है जीन्स टी शर्ट छोड़ के शलवार कमीज पे आ गए थे, बिल्कुल वो लोकल उसमें चले गए थे। तो एकदम से पूरे काबुल की आबादी ने अपने ऊपर खुद रिस्ट्रिक्शन लगा ली थी। सो जो वही अब लोग मुझसे पूछते हैं कि जी तालिबान, तो मैं ये कहती हूँ कि जी असल पता ये चलेगा जब पुराने वाले काबुल के लोग निकल के बाहर आना शुरू होंगे अपने उन कपड़ों में और जब जिसमें वो पहले होते थे, तो पता चलेगा कि तालिबान उस काबुल को बर्दाश्त कर पाएंगे या नहीं। अभी तो वो काबुल है जो तालिबान का काबुल बन गया। खौफ है, पैनिक है, खौफ की वजह से लोगों अच्छा ने ये फरमाया कि ये जो लोग बाहर गए हैं ये वापस आएंगे, आपका ख्याल है ये बाहर ही सेटल होंगे? अब मैंने जिन लोगों से बात की है उसमें 2 तरह के लोग हैं। एक तो वो लोग हैं जो इस तालिबान के अफगानिस्तान में अपना मुस्तकबिल नहीं देखते और वो कहते हैं कि हम नहीं रह सकते, बाहर ही रहेंगे। लेकिन उसमें तालिबान इसको ब्रेन ड्रेन कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका जानबूझ के डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स को, आईटी एक्सपर्ट्स को बाहर लेके जा रहा है। तमाम पढ़े लिखे लोग निकलना चाह रहे हैं और जाना चाह रहे हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ये कहते हैं कि जी हम बाहर बैठ के देखेंगे कि तालिबान का रवैया 6 महीने बाद कैसा होता है। इनमें इन फाइटिंग तो नहीं शुरू हो जाती मुख्तलिफ गिरोहों में। देखिए अभी भी पूरा अफगानिस्तान जो है उसमें एक जैसे रूल्स नहीं है। सो अब जैसे काबुल में हालात काफी नॉर्मल हैं, तखार से हमें ये इतलात मिली है कि वहां के तालिबान ने खवातीन को कहा है कि चादरी ओढ़ो, बुर्का ना ओढ़ो। तो चादरी वो जो नीला शटलकॉक बुर्का होता है। तो अभी कुछ लोग कहते हैं कि जी हम में डर और खौफ और 40 साल का डर और खौफ और 90 की दहाई का डर और खौफ है। हम यहाँ बैठ के नहीं, बाहर बैठ के देखना चाहते हैं। अगर तालिबान अपने वादे पूरे करेंगे तो हम वापस आ जाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे। काकड़ साहब फरमाइएगा सर, ये पाकिस्तान के ऊपर क्या असर होगा, क्योंकि डॉलर बड़ी तेजी से ऊपर जा रहा है, जबकि 3 अरब डॉलर पाकिस्तान के पास आए हैं, हमारे रिजर्व्स अच्छे हुए हैं और IMF से इतने पैसे आने के बाद तो डॉलर बड़ा स्टेबल होना चाहिए था। लेकिन कहा यह जा रहा है कि अफगानिस्तान की सूरत हाल जो अफेक्ट कर रही है डॉलर, इवन हमारे रुपए के ऊपर भी, तो आने वाले दिनों में ये जो अफेक्ट्स होंगे यहाँ पे आपको अंदाजा है कि कितने % असर? देखिए ये तो जो इमीडिएट क्राइसिस है इससे मार्केट में भी स्पेकुलेशन हो रही है और स्पेकुलेशन की वजह से मार्केट की फोर्सेस जो है ना वो करेंसी की भी थोड़ी सी फ्लक्चुएशन उसमें आ जाती है, लेकिन कोई लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं है। जो लॉन्ग टर्म में आना है एक्चुअली 2 चैलेंजेस है। एक ये है कि हम तालिबान या कोई भी जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन वहाँ पे हो उसको एक जजमेंटल प्रिज्म के तहत देखें और अपने वैल्यू सिस्टम के तहत हम उसको नापने की कोशिश करें कि ये बेहतर है या बेहतर नहीं है। दूसरा प्रैग्मेटिक अप्रोच ये लें कि रियल पॉलिटिक में अगर उन्होंने
टेरिटरी को कंट्रोल कर लिया है और डिफेक्टो हुकूमत वहाँ पे वो बन गई, जो कि कन्वर्ट हो जाए 6 महीने में, साल में डिजोर हुकूमत में, उसमें रीजन का क्या रिस्पांस होगा और जो ग्लोबल प्लेयर्स हैं उनका क्या रिस्पांस होगा। आज के वॉशिंगटन पोस्ट में एक ओपिनियन छपी हुई है कि क्या यूएस, वहाँ ये सवाल अब उठना शुरू हो गया है कि वो तालिबान के साथ जो कि एनिमी था उसमें वर्ड उसके लिए एडवर्सरी इस्तेमाल होना शुरू हो गया, एक ग्रेट कम हो गया, वो इंटेंसिटी कम हो गई है डिस्क्रिप्शन की उसकी। तो वहाँ पे अगर वो एनिमी से एडवर्सरी में आ गया और एडवर्सरी से वो न्यूट्रलिटी में जाएगा और न्यूट्रलिटी से हो सकता है फ्रेंडशिप की तरफ चला जाए। अब ये जो सफ़र है, क्या पाकिस्तान इससे एलियन होगा, अपने आप को डिसएसोशिएट करेगा, तमाशबीन की हैसियत से होगा? हमारे इमीडिएट नेबर्स हैं जो कि हमारी अफगानिस्तान हमेशा पाकिस्तान पे असरअंदाज होता है, याद रखिए, बल्कि यहाँ पे ताजिकिस्तान पे, कजाकिस्तान पे, उज्बेकिस्तान पे, साथ ईरान पे, पूरे रीजन को मुतासिर करता है, पूरी हिस्ट्री में करे आब तो पाकिस्तान के ऊपर अफेक्ट तो होगा। मिल्लते अफगान दरान दिलस्त, ये प्रेसिडेंट थे इकबाल वाज इन 1920s कि उन्होंने कहा कि एशिया एक आब और गिल का पैकर है, एक आइडल है, बुत है, और मिल्लत अफगान उसके अंदर हार्ट की तरह, जो हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस हुई थी वो इसी की बुनियाद पे इंस्पायर होकर हुई थी। देखिए इसके स्पिल ओवर इफेक्ट, हार्ट अटैक हो जाए ये भी ज़हन में रखें, क्यों नहीं हो सकता? मतलब आपने तो अजराए मजाक कह दिया, नहीं वाकई हुआ, अजराए मजाक का है, लेकिन ये बात दुरुस्त है, इसमें अगर फर्टिलिटी कैओटिक वो बढ़ जाती है तो फर्टिलिटी की तरफ पूरी एशिया में ये चीज जा सकती है। देखिए ना, अगर तालिबान को एक्सेप्ट कर लिया जाता है अफगानिस्तान के अंदर और पूरी दुनिया भी उसको एक्सेप्ट कर लेती है और वो अपने वादों के ऊपर पाबंदी करते हैं, वादे पूरे करते हैं, तो फिर ये जो इंकलाब है ये पाकिस्तान को में इंपोर्ट होते हुए, एक्सपोर्ट होते हुए देर नहीं लगाएगा, ये आप ध्यान में रखिए। देखिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होते हुए चाइना का इंकलाब क्यों नहीं आया? इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हुए ईरान का क्यों नहीं आया? आइडियोलॉजी मुख्तलिफ है ना, ईरान का क्यों नहीं आया? देखिए यहाँ पे भी मजहब जो बहुत बड़ा फैक्टर है इस पूरे रीजन में। देखिए यहाँ पे भी कोई तमाम का तमाम पाकिस्तान तालिबान के मजहब पे तो नहीं है। एक बड़ा सेक्शन ऑफ सोसाइटी है पाकिस्तान के अंदर, डाइवर्सिफिकेशन है, सेक्रेटेरियन डाइवर्सिफिकेशन है, एथनिक डाइवर्सिफिकेशन है, अभी वहाँ पर भी है, लेकिन वहाँ पर एक मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है ना वो इस्लाम के एक मखसूस सेक्ट के साथ है, जो कि शायद पाकिस्तान में मेजॉरिटी है लेकिन उसके बावजूद एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में नहीं है, वहाँ पे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में है। ठीक है, एक बहुत बड़ा फर्क है। ठीक है, लिहाजा ये कि अब डरने की जरूरत नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डरने की जरूरत, देखिए डरने की जरूरत तो जब तालिबान पिछली बार आया था, आपको पता है कोयटा के अंदर जो हालात चेंज हो गए थे, पूरा पेशावर बदल गया था, पूरा खैबर पख्तूनख्वा बदल गया था सारा उसके बाद। देखिए और जावेद साहब, एक तो ये तालिबान पाकिस्तान में स्टार्ट हो गई थी। देखिए एक तो गवर्नेंस के मॉडल जो इस्लामिक फिलॉसफी में आए हैं वो मौदूदी साहब से लेकर बड़े बड़े फुकरा इसमें आए हैं, और एक उन्होंने अल्टरनेट गवर्नेंस मॉडल पे बात की है। तो इंटेलेक्चुअल रियलम में, एकेडेमिया में ये गुफ्तगू होती रहेगी, उसमें कोई कबात नहीं। ठीक, सही बात। लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम से जो है ना यहाँ से लोग मार्च करते हुए कराची तक जो है ना वो टेक ओवर कर लेंगे और एक नई तर्ज हुकूमत शुरू हो जाएगी। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा। ठीक है, जैसा इशू ये है कि एक तरफ G7 है, ठीक है, वो उन्होंने अपना एक पूरा ब्लॉक बनाया अफगानिस्तान के ऊपर और उन्होंने कहा कि वेट एंड सी। दूसरी तरफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने अब रीजन के अंदर एक्टिविटी शुरू की है। अब हमारा वजीर खारजा जो है वो इस वक्त ताजिकिस्तान गए, उज्बेकिस्तान गया, वो कजाकिस्तान गए, टर्की में, वो ईरान में, वो इन सारे रीजन को जोड़ने की कोशिश करेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब का रब्ता प्यूटन के साथ हुआ है और अभी टेलीफोन पर उनकी बात भी हुई, चाइनीज के साथ भी हम एंगेज कर रहे हैं। तो ये इसका मतलब ये होगा कि G7 एक साइड पे होंगे और हमारा को ब्लॉक नया होगा। देखिए ये इसे अब ब्लॉक न भी कहें तो कम से कम हम जो अफ़गानिस्तान के नेबर हैं, हम जो उस खित्ते में जो ममालिक वाक़ई हैं वो उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी G7 तो अफ़गानिस्तान से बहुत दूर है, अमेरिकन तो बहुत दूर हैं, अगरचे वो नेटो की सूरत में यहाँ इन्वॉल्व ज़रूर रहे हैं, लेकिन अब ये जो अगली हुकूमत बनने वाली है उसको तस्लीम करना है या नहीं, उस वक्त तक अफ़गानिस्तान के हालात पे जो नज़र रखनी है, उसमें अगर ख़ित्ते के ममालिक आपस में एक दूसरे को कंसल्ट करते रहें तो ये बहुत अच्छी बात है, ताकि जब वो मौका आए कि नई हुकूमत बन चुके और ये तय करना हो तो सब ममालिक की उसमें राय मिलती जुलती हो और कोई एक मुल्क सिंगल आउट ना हो जाए कि ये उनका सपोर्टर है और बाकी खित्ता जो है कहे कि नहीं उन्हें तस्लीम नहीं करना। तो अगर आप कंसल्ट करते रहेंगे तो शायद पूरा रीजन उसको तस्लीम कर ले या रिजेक्ट कर ले।
ऐसा हो? जी, रिजेक्ट करने का इम्कान इसलिए कम है कि अगर वो एक इंक्लूसिव हुकूमत बन जाती है जिसमें दूसरे स्टेक होल्डर्स भी शामिल हो जाते हैं, तो खित्ते के ममालिक के पास इसका जवाज नहीं रहेगा कि उस हुकूमत को तस्लीम किया या जाए। फिर ऐसा तो नहीं होगा कि सर कि हम अपना एक पूरा ब्लॉक बना के अफगानिस्तान को चाहेंगे कि हम उसको फोर्स कर सकें या वहाँ पे कोई किसी किस्म की कोई मुदाखलत कर सकें, क्योंकि ज़ाहिर हमारे पास ताजिकिस्तान भी है, उज़्बेकिस्तान भी है, कजाकिस्तान भी है, ईरान भी है, चाइना भी है, रशिया के साथ भी हमारा राब्ता हो गया, तो हम प्रेशराइज कर सकें उनको। देखिए, एक मॉरल प्रेशर तो होगा, जाहिर है हमको मुदाखलत उसमें नहीं करेंगे, लेकिन एक मॉरल प्रेशर बहरहाल उन पे पहले भी है। जैसे पहले भी उन्हें कहा गया था कि आप किसी मुआहिदे के जरिए से काबुल पे काबिज होंगे तो आपको तस्लीम कर लिया जाएगा। अब बकौल उनके उन्हें मजबूरी में जल्दी आना पड़ा और काबुल में अफवाज अपनी चौकियां छोड़ गई थी और अशरफ गनी फरार हो गए थे, लेकिन उसके बाद भी वो कोशिश कर रहे हैं कि जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बातचीत उनकी जारी है। तो अगर उस बातचीत का कोई नतीजा बरामद हो जाता है, वो तो पंजशीर में भी बातचीत के जरिए कोशिश कर रहे हैं, फिर तो बड़ी अच्छी बात है। अगर कोई नतीजा बनता है तो और कोई ब्लॉक बनता है तो पूरा क्या- रीजन क्या- इस क्या- बात क्या के लिए फर्क पड़ता है? तैयार होगा। बिल्कुल सही। मैंने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। सुवेरा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता है। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। आयशा साहब, ये फरमाइए, जो टीटीपी का एलिमेंट है कि वो तालिबान ये भी कह रहे हैं कि हमारी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, पाकिस्तान को मुकम्मल इंश्योरेंस दिलवाई जा रही है, बार बार के फिक्र ना करें, टीटीपी जो है ना वो ऑपरेशन नहीं करेगी। लेकिन अभी भी वो नूर वली मसूद की तस्वीर आई है, उसने कहा कि मैं तो काबुल के अंदर बैठा हूँ और वहां पर सब लोग हैं, जश्न मना रहे हैं बाकायदा। तो अगर ये टीटीपी को कंट्रोल नहीं करते तालिबान तो फिर क्या बनेगा हमारा? देखिए, जैसे मैंने दूसरी चीजों के बारे में कहा, इसमें भी वेट एंड सी कि तालिबान जो है वो टीटीपी पे क्या कोई प्रेशर डालते हैं या नहीं, या वो जो है सिर्फ ये कहते हैं कि जिस तरह भाई देखिए अलकायदा के बारे में उन्होंने कहा था कि हम उनसे ताल्लुकात खत्म कर देंगे, फिर यूएन की रिपोर्ट आई कि उन्होंने ताल्लुकात खत्म नहीं किए। अगर टीटीपी या टीटीपी के फाइटर्स उनके साथ लड़ते रहे हैं, उनके साथ मिशन में शामिल होते रहे, तो वो कैसे अब जीतने के बाद उन्हें कहेंगे कि भाई अब हम चूंकि जीत गए हैं तो, और जेल से भी निकाला उनको, और जेल से भी उनको पुलिस चरखी जेल से निकाल के उन सबको घर जाने दिया। तो मैं ये कह रही हूँ कि वेट एंड सी तालिबान क्या करते हैं। इट्स टू अर्ली टू, और ये कहना कि जी वो टीटीपी को जो है वो घर बिठा देंगे या पाकिस्तान के हवाले कर देंगे या उनको मुल्क से निकाल देंगे, मतलब इन लोगों के मतलब दहाइयों के ताल्लुकात हैं इन ग्रुप्स के आपस के, और इसको ओवरनाइट ये समझना कि ये खत्म हो जाएंगे, ये बड़ा मुश्किल है। मुश्किल। काकड़ साहब, क्योंकि हमारे दो इशू थे अफगानिस्तान के साथ, एनडीएस और उसके बाद टीटीपी, और एनडीएस तो चले अभी वहां पे है नहीं और हम इंतजार कर रहे हैं, लेकिन टीटीपी जो है ना अभी तक वहां पे है, तो हमारी क्या पॉलिसी है इस पर? देखिए, इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर ना कोई लेजिटिमेट गवर्नमेंट है ना कोई डिफेक्टो गवर्नमेंट है, और हम किससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कौन है उनका इंटीरियर मिनिस्टर? देखिए कौन है तालिबान से पूरी दुनिया सदर, देखिए सदर है वहाँ का, कोई इंटीरियर मिनिस्टर है वहाँ का, वो यहाँ पे एक इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन है इस वक्त तक। जब मैं CIA की टीम जाके मिली है उनको, इसका मतलब तस्लीम किया जा रहा है ना। नहीं सर, अभी तक कोई तस्लीम नहीं हुआ, और इस वक्त तक ये आयशा की बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि जो ही वहां पे कोई शक्ल इख्तियार होती है, हो सकता है वो बतौर लेवरेज अपने पास रख रहे हो सकता है वो रीजन के साथ, इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ जो गुफ्तगू करें जिसके बदले में वो लेजिटिमेसी या एक्सेप्टेबिलिटी की बात करें, बार्गेनिंग चिप के तौर पे यूज करें। लेकिन वो पाकिस्तान के खिलाफ बार्गेनिंग चिप इस्तेमाल होगा ना सर? नहीं, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि यही हमें देखना होगा। अभी तक इट्स टू अर्ली टू कॉमेंट। एक तो उनकी जो तश्कील होगी हुकूमत की, उस पर नजर रखनी चाहिए कि वो जरा सामने आए। वो ऑल इंक्लूसिव होती है, कौन कौन लोग उसमें शामिल होते हैं, ये गुफ्तगू रीजन में भी होगी, पाकिस्तान के साथ भी होगी। शाह साहब, ये फरमाइएगा सर, ये टीटीपी का इशू, आप तो उस वक्त जानते हैं कि लोगों के आपस में राब्ते थे पाकिस्तान के और पाकिस्तान के लोगों के वहाँ पे, तो अब अगर वो उनको अपने पास रखते हैं तो फिर क्या समझा जाएगा इसको? जी, इस बात का इम्कान तो बहुत कम है कि वो उन्हें पाकिस्तान में गड़बड़ फैलाने से ना रोकें, यानी उन्हें मना कर दिया कि आप पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्टिविटी ना करें। अब रहा ये सवाल कि क्या टीटीपी अफगानिस्तान में अगर रहे तो क्या वो अपने तौर पे पाकिस्तान के खिलाफ कुछ कर सकती है, क्योंकि वो तो जो कुछ कर रही थी उसके लिए उसे एनडीएस की और लॉ की सपोर्ट हासिल थी, फंडिंग भी नहीं है, ट्रेनिंग भी नहीं, सपोर्ट भी नहीं, तो अगर वो है भी तो वहाँ एक उज़्वे मुअत्तल की तरह होगी और बहुत कम इफेक्टिव होगी। पाकिस्तान को कोई खतरा नहीं होगा उनसे फिर, होपफुली।
लेकिन वो सब लोग मतलूब हैं पाकिस्तान में। जी मतलूब तो हैं, खुदा करे कि वो मौका आ जाए कि उन्हें पकड़ के पाकिस्तान के हवाले किया जा सके, लेकिन अगर ऐसा नहीं भी होता और सिर्फ उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों से रोक दिया जाता है तो भी मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी अच्छी बात। फैसल, आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने खुद करना है। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी की मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।